पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा। सौसर और नादरबंद इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए। सौंसर में हनुमान लोक की सौगात। आज यहाँ हनुमान लोक के निर्माण का शुभारंभ होगा और उन्हीं की कृपा से अद्भुत लोक बनेगा। छिंदवाड़ा में बिछेगी सियासी बिसात। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने बीजेपी ने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है। एक तरफ तो छिंदवाड़ा को दो हिस्से में बांटने की रणनीति है, तो महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक बनाने की तैयारी। सौंसर में हनुमान लोक की आधारशिला सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखी। 314 करोड़ की लागत से बनने जा रहा ये कॉरिडोर 18 महीने में बनकर तैयार होगा। वहीं पांडुर्ना, सौंसर और नंदनवाड़ी तहसील को मिलाकर सीएम शिवराज ने पांडुर्ना जिला बनाने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने रोड शो के बाद जनसभा की और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए 1000 रुपया खाते में डालना शुरू किया था, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और बहनों का पैसा बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और उनने कन्यादान में बेटियों की शादी तो कराई, लेकिन कन्याओं के खाते में पैसा नहीं भेजा। कई योजनाएं बंद कर दी। जाहिर है चुनावी साल में इन ऐलानों के पीछे बड़ी रणनीति है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट और 11 में से 7 निकायों में कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बीते 4 दशकों से छिंदवाड़ा सीट और पूर्व सीएम कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय हैं। छिंदवाड़ा को 2 हिस्सों में बांटकर लोकसभा में 2 जिले हो जाएंगे, तो कमलनाथ का गृह ग्राम शिकारपुर पांडुर्ना जिले में आ जाएगा। पांडुर्ना को छिंदवाड़ा से अलग कर मराठी वोटर्स को भी साधने की कोशिश है। कमलनाथ 9 बार इस सीट से जीतकर अंगद की तरह अडिग रहे। अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस सीट से कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। 2023 और 2024 को एक साथ साधने के इरादे से बीजेपी छिंदवाड़ा में सेंध लगाना चाहती है, लेकिन सीएम शिवराज की घोषणाओं को कमलनाथ कुछ और ही बता रहे हैं। आज तो छिंदवाड़ा भी गए हैं, मेरे जिले में गए हैं। झूठी घोषणाएं पहले कर दी, 3 साल पहले, 4 साल पहले। शिवराज सिंह जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। वो तो अब इंतजार कर रहे हैं आपको विदा करने से। विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। 70 सालों से ये सीट कांग्रेस का अभेद किला रही है और सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर कांग्रेस यहां हमेशा से जीतती आई है। लेकिन एमपी बीजेपी से लेकर केंद्र के दिग्गजों तक बीजेपी मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस अपना किला बचाने हर संभव ताकत झोंकेगी। नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, छिंदवाड़ा को 2 हिस्सों में बांटने के पीछे क्या मकसद है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी एक तीर से 2023 और 2024 का चुनाव साधना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स में बीजेपी सेंध लगाना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नाथ का एड्रेस चेंज। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है साहब। कई बार तो लगता है कि जो भी हमारे साथ है राजनीति में, वो दर्द दिल के साथ है, दिल पर चोट के साथ है। और चोट पर इसलिए कि एक जान और हजारों उसके पीछे लगे हुए हैं लोग। ये राजनीति का कौन सा अंदाज है ज़बरदस्त अंदाज साहब, क्योंकि यहाँ यही मकसद होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को करारी चोट पहुँचाएं और उसके लिए नो इमोशंस एट ऑल। भावुकता के लिए, भावना के लिए कोई जगह ही नहीं है। युद्ध लड़ना है आपको तो अपनी सारी भावनाएं किसी थैले में बंद कीजिए, अच्छे से सील कीजिए और उसको अपने घर के किसी सुरक्षित अलमारी में बंद करके जितने ताले लगा सकते हैं लगा दीजिए। और छिंदवाड़ा में बीजेपी यही करने जा रही है और कर दिया है उसने। उस छिंदवाड़ा को जिससे कमलनाथ जी का 40 साल का संबंध है, जिससे कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मेरे लिए परिवार है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, कि मैंने राजनीति को परिवार की तरह ही आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ जो टक्कर है, वो भिड़ंत है, वो उस गढ़ को गिराने की है,
उसको चोट पहुंचाने की है, उस पर अपना परचम फहराने की है, जो संघ के मुख्यालय से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, नागपुर से छिंदवाड़ा, सिर्फ हार्डली 100 किलोमीटर्स अवे। लेकिन वहां पर बीजेपी का भगवा परचम 40 सालों में एक बार ही बाय इलेक्शन में फहराया है, जब सुंदरलाल पटवा जी वहां से छिंदवाड़ा से चुनाव जीते थे। तो बीजेपी की कोशिश है कि जब हमने सिर्फ एक छोड़कर बाकी किले मध्य प्रदेश के लोकसभा के जीत लिए, तो क्यों ना छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा जहां सारी विधानसभा सीटें, मतलब अब जिला बनने के पहले की बात हम करें तो वो सारी कांग्रेस की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये लड़ाई का एक नेक्स्ट लेवल है, जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, दर्द हैं, लेकिन आपको पीछे बंधे हैं हाथ, लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे, किसी से नहीं कहना है, चलना है सीधे। आज इसी पे बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं नरेंद्र सलूजा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े भावुक इंसान हैं और दर्द दिल और दर्द चोट के साथ सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराहट को जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनकी उत्सुक और चौकन्नी आंखें समझ रही हैं राजनीति को, और दर्द से बचने की कोशिश उनकी भी रहती है, और बचे रहें, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, छिंदवाड़ा का ये कदम और राजनीति का एक ऐसा लेवल जो कमलनाथ जी को भी चौंकाता तो होगा ही, कांग्रेस को भी चौंका ही गया होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सीटों को इस बार अपनी निगाह में लिया है जो बीजेपी के पास आती नहीं है, अमूमन निकल जाती है। अभी आप देखिए, पिछौर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जिला बनाएंगे। नागदा भी उसी तरह की सीट है जिसको जिला बनाने की बात कही गई है। अब पांडुना का कई दिनों से इंतजार था, पांडुना को अलग कर दिया। पांडुना को अलग करने के पीछे वजह यह है कि मराठी वोटर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो यदि मराठी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो 23 और 24 दोनों की राह आसान हो जाएगी। और छिंदवाड़ा को लेकर हाल ही में अमित शाह जी ने यह कहा कि मुझे आपसे छिंदवाड़ा चाहिए, और छिंदवाड़ा यदि चाहिए तो उनकी तरफ से भी सब कुछ दिया जा रहा है। जैसे गिरिराज सिंह को वहाँ का प्रभारी बनाया गया, संघ के एक सांसद जो कि लगातार काम करते रहे उनको विस्तारक के रूप में वहाँ तैनात कर दिया गया। तो छिंदवाड़ा को अलग करके, शरद जी, छिंदवाड़ा पर तो नज़र है, लेकिन यदि पांडुना को अलग कर दिया जाएगा 2 जिलों के रूप में, तो फिर नाथ का एड्रेस बदल जाएगा। और इसी एड्रेस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है 2023 और 24 को हम कहीं पार पा लें। लेकिन छिंदवाड़ा के साथ वजह यह है कि पिछली बार 28 सीटें मिली थी, यानी लोकसभा पर नजर है 29वीं सीट भी उनके पास आ जाए, और साथ ही विधानसभा की वो 7 सीटें जो बीजेपी के पास नहीं है, वो इस बार बीजेपी के नज़दीक आ जाए। कमाल है, सियासत के सिरे कहाँ कहाँ तक जाते हैं। नरेंद्र जी, आपसे बेहतर कौन समझता होगा। बहरहाल, किस तरह देखते हैं और इस मूव को, इस कदम को, और क्या कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की यह आपकी कोशिश कारगर साबित होगी? देखिए, पहले तो मैं, शरद जी, आपने भावुकता वाली बात जो कही वो दिल को छूने वाली बात थी, और आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। आज एक अच्छी सीख आपने दी जी। उसके बाद मैं अपने आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। जो गढ़ बताया आपने, गढ़ तो ढह चुका है। हम लक्ष्य है हमारा 29 के 29 लोकसभा सीट जीतना, और इसी लक्ष्य के कारण हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में घबराहट है, बौखलाहट है, हताशा है, लगातार छिंदवाड़ा पे फोकस किया जा रहा है। हम यदि बात करें तो हमने वहाँ विकास कार्यों की सौगात आज नहीं दी। हमारी सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ छिंदवाड़ा में लोग उठा रहे हैं। यदि बात करें तो हमारी फ्री राशन वाली योजनाओं का लाभ 16 लाख लोग उठा रहे हैं, ये आंकड़े हैं। यदि बात करें तो हमारी संबल योजना का लाभ 13 लाख लोग उठा रहे हैं, ये आंकड़े हैं। 7.5 लाख सारी उठा रहे हैं, ये आंकड़े हैं। और यदि बात करें तो हमारी जो आवास योजना है उसमें 1.25 लाख मकान हमने छिंदवाड़ा में दिए। आयुष्मान जो हमारी कार्ड योजना, उसका लाभ 13 लाख लोग उठा रहे हैं। तो लगातार वहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी योजना है केंद्र और राज्य सरकार, उसका लाभ हितग्राहियों की एक बड़ी संख्या है। यदि बात करें तो आज भी मुख्यमंत्री जी ने 1178 करोड़ के विकास कार्यों का, 35 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। माचा गोरा जो सिंचाई परियोजना, उसका शुभारंभ किया। साथ ही लोकार्पण किया है 278 करोड़ के 30 कार्यों का। तो लगातार हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। और 314 करोड़ की लागत से 26 एकड़ में बनने वाले हनुमान लोक जो भव्य अलौकिक बनने जा रहा है, उसका भी आज उन्होंने भूमि पूजन और काम का शुभारंभ किया। उसको लेकर भी पूरी कार्य योजना रखी है। तो लगातार वहाँ की जनता का हमें स्नेह मिल रहा है। और किला ढहाने की शुरुआत तो हम कर चुके। खुद कमलनाथ जी के गृह क्षेत्र के वार्ड में कांग्रेस हारी है, भी आपने नतीजे थोड़े दिन पूर्व देखें, और बौखलाहट उनकी बता रही है। और निश्चित तौर पर यदि पांडुरना हमने निर्णय लिया जिला बनाने का, तो हमने कोई राजनीतिक कारण से नहीं लिया, हमने क्षेत्र की जनता की मांग पे लिया। लगातार क्षेत्र की जनता मांग कर रही थी, वर्षों से मांग कर रही थी। लेकिन
कमलनाथ जी को अपने राजनीतिक हित साधना थे, इसलिए वो पांडुरना के लोगों की अनदेखी कर रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सोसर, नंदनवाड़ी और पांडुरना को मिला के एक नया जिला बनेगा। तो निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों ने ताली बजा के स्वागत भी किया, खुशी की लहर है, और उस क्षेत्र में भी एक विकास की गंगा बहेगी। और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का एड्रेस आज बदल गया है। चलिए, तो अब हनुमान भक्ति की तरफ शिवराज जी भी, और वहाँ जो जाम सांवली में लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो कहा जाता है कि देश में 2 ही जगह हैं, प्रयागराज में और छिंदवाड़ा जिले के, छिंदवाड़ा या पांडुरना में, क्यों मनोज जी? पांडुरना में, हाँ पांडुरना में जी। तो एड्रेस बदल जाते हैं। कमलनाथ जी का भी एड्रेस बदल गया है अब। तो ये भी एक ज़बरदस्त, जैसा नरेंद्र जी बता रहे थे कि कई विकास योजनाएं, कई चीज़ें, तो बीजेपी दोनों तरफ से घेराबंदी कर रही है। जहां भावनात्मक मुद्दा आवश्यक है, भावनात्मक मुद्दा, और विकास की जहां बात है तो दोनों तरफ से घेराबंदी। अब्बास हफीज साहब कैसे देखते हैं? अब नज़र है छिंदवाड़ा पर। शरद जी, मेरे नेता की ताकत यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके आसपास अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए मजबूर है कि किस तरह से उनको कहीं से भी रोका जा सके। लेकिन वजह यह है कि जितना ये करेंगे इस तरह की घोषणाएं, उतनी ही पोल भी खुलती रहती है। ये कोई पहली बार तो हुई नहीं है घोषणा। 2008 में कर दी, 13 अगस्त 2008 को घोषणा करी शिवराज जी ने। मेरे पास लिखित दस्तावेज मौजूद हैं उसके, अखबारों के माध्यम से, कि पांडुरना को ज़िला बनाया जाएगा। फिर 2018 में की जाती है उसी की घोषणा कि साहब ज़िला बनाया जाएगा। तो ये तमाम घोषणाएं अब 2 बार तो हो चुकी हैं एड्रेस चेंज की। तो ये क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं? ये शिवराज जी की क्रेडिबिलिटी बताता है कि वो कितने क्रेडिबल हैं, उनकी घोषणाओं पर वो कितना अमल करते हैं, वो कितना चलते हैं। ये समझ में आता है कि बाकी घोषणाएं भी अगर हम पकड़ने पर आएँ तो शायद बहुत सारों की पोल खुल जाएंगी। जो घोषणा शिवराज जी करते हैं उसको सिर्फ इंटरनेट पर डालना है किसी सर्च इंजन के ऊपर कि शिवराज जी ने ये घोषणा करी, और किसी पुराने वर्ष के अंदर उसको ढूंढा जाए तो आपको दोबारा मिल जाएंगी। इतनी घोषणाएं कर दी हैं, इतनी घोषणाएं कि शायद अब ये रिकॉर्ड भी रखना मुश्किल हो गया है जहन में, दिमाग में, कागज़ों के अंदर, कि किसकी घोषणा हम कर चुके हैं। हनुमान मंदिर की बात होती है, शिवराज जी ने 22 करोड़ रुपए को स्वीकृत करने की घोषणा करी थी इसी हनुमान मंदिर को लेकर। ये तारीख थी अक्टूबर का महीना था 2016 का। 22 रुपये भी खर्च नहीं किए, और अब दोबारा उसी जगह पे घोषणा करते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। राजनीतिक हित साधने के लिए धार्मिक जो स्थान है उनका उपयोग करना है, ये मुझे लगता है कि शिवराज जी और किसी को भी शोभा नहीं देता है कि आप बार बार चुनाव से पहले उसी जगह के ऊपर घोषणा करके आओ कि हम इतना विकास करेंगे। तो किया क्यों नहीं? ऐसे ही महाकाल लोग बनता ही नहीं अगर कमलनाथ जी की सरकार नहीं आती। कमलनाथ जी की सरकार आई, और हमारे नरेंद्र सरोजा जी तो अच्छे से जानते हैं उसको बखूबी, करीब से, नज़दीक से। उन्होंने उस वक्त तो इसके ऊपर बात भी करी थी। तो किस तरह से घोषणा हुई, किस तरह से उसके बजट एलोकेशन हुए, किस तरह से वो तमाम चीज़ें की शुरुआत हुई जिनको 15 साल से लोग सिर्फ सुनते आए थे। तो मैं यही कहूँगा, बार बार घोषणाएं कर देना राजनीतिक लाभ के लिए। जब आप देख लो कि एक ज़िले के अंदर आपको कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट टर्न नहीं हो रहा है, कमलनाथ जी की तरफ से लोगों का भरोसा नहीं हट रहा है, तो आप फिर तोड़ने का काम करें, आप फिर उसको अलग करने का काम करें। जिस जगह पे अगर मांग पहले से है तो उस मांग को आपने 3 बार घोषणा के रूप में क्यों जनता के सामने रखा, और तब क्यों नहीं किया, और अब भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सियासत है, इससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे। और यहाँ अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी गुलदस्ता भेंट करेगी तो आप गलत फ्रंट पर हैं। और अगर बीजेपी भी ये सोचती है कि उसको भी जवाब कुछ इसी अंदाज में मिलेगा फूलों के साथ, वो भी गलत है। ये 2023 की सियासत है, और यहाँ जीत से कम पर किसी को कुछ भी मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि कई चैप्टर राजनीति के हमने ऐसे भी देखे जो शायद अतीत में हमने नहीं देखे। मनोज, ये लड़ाई जो है अब जिस लेवल पे है, उस लेवल पे, जैसा हम पहले भी बात करते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को अक्सर सुंदरलाल पटवा जी और बाबूलाल गौर जी के यहाँ डिनर और लंच करते हुए इसी मध्य प्रदेश में देखा गया है। अटल जी और नरसिम्हा राव जी की दोस्ती की कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आज नहीं है, लेकिन अब ये प्रत्यक्ष नहीं है। अगर मिलते हैं तो राजनेता शायद घरों में आने जाने की सियासत से नहीं मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत का ये जो लेवल है, अब ये हमको पांडुरना ने एक और चीज़ बता दी है कि छिंदवाड़ा बीजेपी के निशाने पर है। लेकिन अभी आगे आगे और क्या क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, और क्या क्या देखने को मिल सकता है आगे। देखिए, आपने कहा चैप्टर, और
अब जो चीज़ें आ रही जिसका जिक्र तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आजकल में जो चीज़ें मिली है उसको देखकर लगता है कि जो हम चिंता जताया करते थे क्या 2023 में वो सब होगा जिसकी हम उम्मीदें नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो गई शरद जी। एक तो वो है जिसमें विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी एक तस्वीर और है जो निश्चित रूप से चिंता भी बढ़ाएगी, विचलित भी करती कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बहुत कुछ देखने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 150 के लगभग जो उनका लक्ष्य है, देखिए लक्ष्य रखना पिछली बार भी 200 का लक्ष्य रखा था, अब खुद 50 कम कर लिए तो वो 150 पर पहुंच गया, और इसी तरह कांग्रेस का अपना लक्ष्य था। तो पिछली बार कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है या कमलनाथ का जो चेहरा है वो कहीं चिंता में तो डालता है, बार बार भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी में तो डालता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसका उदाहरण पांडुना भी है, छिंदवाड़ा सारे लोगों की नज़र है, वो भी उसका उदाहरण है। और आने वाले दिनों में एक और जो सूची आने वाली है, जैसे 39 लोगों की जो सूची जारी हुई है उसमें भी हमने कई ऐसे नामों को देखा, अब 64 नामों की एक और सूची जारी होगी, तो उसमें ये और एक चीज़ आपको दिखाई देगी, चाहे कमलनाथ का छिंदवाड़ा हो या राघवगढ़ हो, इन विधानसभाओं में ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिससे हम नहीं समझ पा रहे थे कि उनको वहाँ पहुँचाने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी ने इस तरह की तैयारियाँ की है तो वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन कमलनाथ इन तमाम तरह की चीज़ों को समझ रहे हैं, और तकरार जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो बड़ी दिलचस्प है। नरेंद्र जी, एक बड़ा मैटर है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे बीजेपी में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर या मुख्यमंत्री शिवराज जी पर जितनी निशानेबंदी, घेराबंदी की जाती है, कहा यह जाता है कि उसका उल्टा परिणाम होता है, कहीं एक सहानुभूति डेवलप होती है। कमलनाथ जी की भी अगर आप इसी तरह घेराबंदी करने में जुटे हैं तो संभावना दोनों तरफ एक ही जैसी होती है कि यहाँ भी अगर आप कमलनाथ जी को इतना घेरने की कोशिश करेंगे कि अब छिंदवाड़ा, अब ये एलिगेशन, अब ये आरोप, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको लेकर लोगों के मन में ये भाव आए कि कितनी घेराबंदी कर रही है भाई बीजेपी, कमलनाथ जी के पीछे ही पड़ गए, हाथ पैर धो के, नहा के, स्नान करके। कमलनाथ जी की घेराबंदी करने की भाजपा को कोई आवश्यकता नहीं, कांग्रेस ही काफ़ी है। कांग्रेस का भी एक भी नेता नाम बता दे जिसकी कमलनाथ जी से पटरी बैठती है और जो कमलनाथ जी की चक्की में पीसने का शिकार नहीं हुआ। अजय सिंह जी का हमने देखा, अभी बैठक से भी गायब रहे, कमलनाथ जी की चक्की ने उनको उनके पारिवारिक कार्यक्रम में पीस दिया, विंध्य से कमलेश्वर पटेल को आगे कर दिया। दिग्विजय सिंह जी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोककर चक्की में पीस चुके हैं। पचौरी जी घर बैठे हैं, नाराज हैं बड़े, उनको रोज पीसते रहते हैं, भोपाल का अध्यक्ष पद छीन लिया। अरुण यादव की खंडवा में स्थिति क्या करी वो हमने देखा, लगातार उनका भी अपमान करते हैं। कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह, हर नेता, कोई भी उनकी पटरी उनसे मेल नहीं खाती, और यह सब लोग ही कमलनाथ जी को घेरने में लगे। जब पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी को घेरने में लगी तो भाजपा की आवश्यकता क्या है? हमने तो कभी बयान नहीं दिए, खुद उनके नेताओं के बयान सुने होंगे आपने कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, चुनाव के बाद तय होगा, विधायक तय करेंगे, भावी नहीं, अवश्यम भावी नहीं। तो लगातार बयान तो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे। कमलनाथ जी की नेतृत्व को खुद चुनौती केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है। रोज उनके ऊपर ऑब्जर्वर एक बिठा देता है, फिर ऑब्जर्वर पे सीनियर ऑब्जर्वर बिठा देता है, फिर 4 ऑब्जर्वर बिठा देता है, फिर प्रभारी बिठा देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की टीम भी उनको घेरने में लगी है, अपने लोग बिठा दिए गए, सर्वे भी उनका चल रहा है, टिकट में भी कमलनाथ जी की मनमानी नहीं चलेगी। तो हर दृष्टि से कांग्रेस ही खुद कमलनाथ जी को घेर रही है। आप ये कह रहे हैं कि हमें घेरने की जरूरत ही नहीं है। बात अभी साहब, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। जो बातें नरेंद्र जी कह रहे हैं वो एक ही पार्टी का सच नहीं है, वो दोनों पार्टियों का भी कई बार सच होती है। लेकिन आपके यहाँ ये बात सही है कि कई नेता ऐसा माने जाते हैं कि वो परेशान हैं, और कठिनाई चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो तब और बढ़ जाती है जब लोग खुश काम करने का दावा और करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन कर नहीं रहे होते हैं। ये ज्यादा बड़ी चुनौती होती है। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र सलूजा जी को एक गॉसिप कॉलम्स लिखना शुरू कर देना चाहिए। प्रमाण दे सकता हूं जितनी बातें कही। मैं हर नेता का बयान अभी देखिए, पूरी करना, लेकिन मेरी बात हर चीज प्रमाण के रूप में, आप एक भी मुझे बताइए, मैं प्रमाण दूंगा। अभी CWC का ताजा मसला है, CWC में कई बहुप्रतीक्षित नाम नहीं है, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं। अब जैसे सलूजा जी ने कहा कि कांतिलाल जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कांतिलाल जी, उसके बाद अरुण यादव जी की बात करी। आज अरुण यादव जी ने प्रेस ब्रीफ किया, कमलनाथ जी को जो प्रेस ब्रीफ करना था उस जगह पर उन्होंने बयान दिया कि कमलनाथ जी ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। तो ये आज उनका बयान आज का है।
उसके बाद अगर आप नहीं, दूसरे बयान नेता- देने की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, सवाल जी, पूछा ना, इसलिए दिए सवाल कि पूछा अजय सवाल सिंह पूछा। 2 दिन पहले निपटे, पत्रकार अरुण यादव को भी साथियों- डर लग गया है। पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा, और उन्होंने जवाब कमलनाथ दिया जी उसके इसलिए लिए। ब्रीफिंग से तो चले गए कि उनके एक विधायक की तमाम सीढ़ी चीजें सामने हैं। आ अब गई। यहाँ पर तमाम कयास लगाए जाते हैं, ये है वो है। आप कहने लगे सारे प्रभारी बैठा दिए, जामवाल जी को बैठाया बीजेपी ने, शिव प्रकाश जी को बैठाया, मुरलीधर राव जी को बैठाया, नरेंद्र तोमर जी को बैठाया, उनके भूपेन्द्र यादव जी को बैठा दिया, अतिरिक्त अश्विनी जी को बैठा दिया। तो ये बीजेपी के अंदर प्रभारी बैठे हैं, कोई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ऑब्जर्वर क्यों बैठे, नहीं है प्रभारी विषय? बैठे तो सब विषय है। वहाँ भी तो विषय मुझे है। लगता है कि ये इतना ज्यादा ये चुनाव का आज मामला ऐसा हो चुका है, प्रोसेस पूरा, कि वो बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है और ये दोनों पार्टी की जरूरत है। कमलनाथ जी के ऊपर अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा जो आपका मुद्दा है, छिंदवाड़ा को अगर आप जिलों में 2 हिस्सों में बांटने की बीजेपी सोचती है, जो भले ही 15 साल से घोषणाएं करती आई हो, कमलनाथ जी का काम उस पूरे क्षेत्र में और 45 साल से उस क्षेत्र में काम है, वो एक जिला रहे या 10 जिले बने, वो 10 जिले भी कमलनाथ जी के साथ ही रहेंगे और कमलनाथ जी के साथ वो भावनात्मक रूप से भी अटैच रहते हैं। और जो उनका संपर्क है वो हमें से हर इंसान जानता है। शरद जी, आपने भी छिंदवाड़ा जाके बहुत अच्छे से देखा, नरेंद्र सलूजा जी तो मुझसे ज्यादा उस क्षेत्र को जानते हैं, तमाम लोग, मनोज जी भी गए, तमाम लोग जानते हैं जो कमलनाथ जी का वहाँ कनेक्शन है, वहाँ का, चाहे वो आदिवासी वोटर हो, चाहे मराठी वोटर हो, हर एक हो, परिवार है उनका पूरा का पूरा। तो ये बीजेपी कितनी ही कोशिशें कर ले, उससे कुछ होगा नहीं। वहां पे एक मॉडल जो डिस्ट्रिक्ट बनाई है, और छिंदवाड़ा मॉडल विकास के रूप के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत आगे। चलिए, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि दोनों पार्टियों में प्रभारी भारी हैं और प्रभारियों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब वो ये महसूस करते हैं कि पार्टी में आभारी रहने वाले व्यक्तित्व जो हैं उनकी संख्या कुछ कम हुई है, इसीलिए प्रभारी आते हैं, क्योंकि आभार जो तत्व रहता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पार्टी अपनी स्ट्रेंथ पे चुनाव लड़ती है, अपनी दम पर चुनाव लड़ती है, और जितना पार्टी से प्यार करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं का समूह बढ़ता चला जाता है, वो पार्टी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जाती है। दोनों ही पार्टियां, ये कहने में हमें संकोच नहीं है कि आज इस चुनौती का सामना कर रही हैं, जहां मुस्कुराते चेहरे उनके साथ खड़े तो होते हैं, लेकिन वो खड़े प्रतीत होते हैं। भीतर से कितने हैं, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। और तय मानिए कि उसी पार्टी का इकबाल बुलंद होगा जिस पार्टी में दिल से मुस्कुराने वाले और दिल से काम करने वाले होंगे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, चुनाव का धर्म। नमस्कार।